नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर उस बड़ी छोटी बात के ऊपर जिसके जरिए आप अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा तरीके से आप निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा सुचारू रूप से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और आज विरल सर हमारे साथ मौजूद हैं, मनी मंत्रा के फाउंडर विरल सर आज हमारे साथ स्टूडियो में ही है, तो उनसे वहाँ पर ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर तो हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाह रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस खास पेशकश में। आप आस्क आवाज़ योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000। इसके ऊपर आप हमारे साथ जुड़कर व्हाट्सएप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज बातचीत करेंगे हम विरल सर से आपके सवालों को लेकर और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे आज अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेकर जो कि विरल सर आपके लिए ईयर मार्क करके लाए हैं। विरल सर, निवेश जब शुरू करते हैं हम तब प्लानिंग नहीं करते हैं। आमतौर पे हम सबका हाल ऐसा है कि हम पहले निवेश करते हैं फिर हम प्लानिंग करते हैं। और जबकि होना उल्टा चाहिए कि पहले प्लानिंग होनी चाहिए फिर निवेश होना चाहिए। सही बात है। अब स्ट्रैटेजीज अगर किसी ने निवेश कर लिया, क्योंकि हम जिस जनरेशन से हैं उस जनरेशन में निवेश बहुत मुश्किल होता था, तब म्यूचुअल फंड के लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, इक्विटी के लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे और एफडीज और बाकी चीज़ें बहुत प्रचलन में थी। अब तो बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैं। इस समय प्लानिंग और ज़रूरी है। इस सिचुएशन में, आज के हालात में कोई निवेश की शुरुआत कर रहा है तो आप क्या ईयर मार्क करोगे, क्या सिचुएशन उनके लिए बननी चाहिए? शुक्रिया सुमित जी, आपने शो पे बुलाया। यानी ये इंटरेस्टिंग वैसे बात अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमने डेफिनेटली की होगी हमारे शो में कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, क्या रखनी है। देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं ब्रॉडली दो चीज़ रहती है कि दो तरीके से काम होता है। एक चीज़ ये होती है कि आप जिसमें निवेश करते हो, आप मान के चलिए आपने स्टॉक्स में निवेश किया है तो डेफिनेटली आप पहले कुछ एनालिसिस करोगे और फिर वो स्टॉक्स में निवेश करोगे, राइट। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड का जो वो पर्टिकुलर फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है अपने वो पर्टिकुलर फंड के लिए। तो आज मुझे यहाँ पे 8 ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जहाँ पे आप अगर खुद से निवेश करते हो, स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो या अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, तो आप उनको ये पूछ सकते हो कि मेरा जो निवेश है वो कौन से स्ट्रेटजी से जा रहा है, राइट। मे बी शायद से आप खुद कर रहे हो तो या आप 1 या 2 या 3 स्ट्रेटजीज यूज करोगे, या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जो फंड में निवेश कर रहा है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज का एक पोर्टफोलियो बनाकर आपको दे सकता है। तो ऐसे कौन से स्ट्रेटजीज हैं? सबसे पहली स्ट्रेटजीज है वैल्यू स्ट्रेटजी। जनरली ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो, कि कुछ सारे स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड होते हैं, राइट, और उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का बास्केट बना रहा हूँ या कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, तो जो स्टॉक का पोर्टफोलियो या जो स्टॉक का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला है कि नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी भी काफ़ी अच्छी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग वैसे काफ़ी पॉपुलर भी है। तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग आप देख सकते हो। साथ साथ में जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो एक ग्रोथ याद आता है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें कि शायद से वो स्टॉक अभी फिलहाल ना चलता हो बट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल टू राइज, यानी ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले सालों में वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो स्टॉक्स चलने वाला है, या पर्टिकुलर वो म्यूचुअल फंड वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लेगा, अपने फंड में लेगा और वो चलेगा। और अगर ग्रोथ का एग्जांपल देना है मुझे, तो मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो उसके पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उनके प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में मैं उसको ऐड कर सकता हूं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक होती है काफ़ी ट्रेडिशनल वाली इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत बार हम हमारे रेगुलर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टॉक के पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं डिविडेंड स्ट्रेटेजी। अभी डिविडेंड स्ट्रेटेजी यानी क्या कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा लगातार एक पर्टिकुलर परसेंटेज से तो डिविडेंड देता ही है, राइट। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि वो जो डिविडेंड देते हैं वो मेरे लिए एक इनकम जैसा है और वो मुझे हमेशा आते रहे। और सिमिलरली वो म्यूचुअल फंड में भी कुछ सारे फंड्स डिविडेंड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। फिर एक चौथा होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अभी मुझे लगता है कि
मैं जब स्टॉक्स परचेज करता हूं या कोई म्यूचुअल फंड लेता हूं, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे थोड़ा सा पैसिव स्ट्रेटेजी रखनी है मेरे इसमें। तो पैसिव स्ट्रेटेजी में इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इंडेक्स जैसा भागेगा, इंडेक्स जैसा रिटर्न देगा, इंडेक्स जितना नीचे जाएगा उतना ही बदलाव मेरे पोर्टफोलियो में होगा। तो हो गया इंडेक्स इन्वेस्टिंग। फिर काफी कुछ टाइम से सुमित जी ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके भी एक स्ट्रेटेजी काफी पॉपुलर हुई है, जहां पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा रिटर्न्स दे देते हैं, और वो एक मोमेंटम होती है, एक थीम होती है, एक ट्रेंडिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है, जहां पे बहुत बार वो स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है। और इनफैक्ट अभी तो म्यूचुअल फंड में भी मोमेंटम फंड्स आ चुके हैं, जहां पे आप मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना है तो कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, आपने जो नाम लिया तो ट्रेडिशनल वेज हैं, लेकिन 2-3 नाम मैं नए पढ़ रहा हूँ, जैसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, आप एक लीग से अलग जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, या रुपी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, या जो इमर्जिंग थीम्स जैसे चल रही हैं, क्वालिटी को लेके बहुत एश्योर होना जरूरी है, तो क्वालिटी इन्वेस्टिंग, सो इनके बारे में डेफिनेटली। तो ये कुछ 3-4 और जो स्ट्रेटेजीज बाकी थे उसके आपने नाम लिया। डेफिनेटली कॉन्टेरियन में मैं बात करूंगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है पर्टिकुलर वो स्टॉक्स में या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, बट मार्केट जिस हिसाब से जा रहा है उससे विपरीत वो चल रहे हैं। यानी पोटेंशियल तो है बट फिलहाल डाउन चल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल शायद से मैं दे सकता हूं कि आईटी स्टॉक्स अभी कुछ टाइम से अगर हम देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, राइट, काफी प्रेशर बना हुआ है। बट अगर हम देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स का पोटेंशियल काफी अच्छा होता है, राइट, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी और भी बातें होती है जो हम जोड़ते हैं जब वो स्टॉक्स या वो पर्टिकुलर सेक्टर की बात करते हैं। बट आज के टाइम पे अगर मुझे कॉन्टेरियन इन्वेस्टिंग करना है तो मैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में डालूंगा, यानी जो नहीं चल रहे हैं बट पोटेंशियल टू डू वेल इन अ फ्यूचर। फिर एक आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अभी जैसे एग्जांपल देखें तो एक पर्टिकुलर स्टॉक्स आपने पकड़ लिया या आपने 3-4 स्टॉक्स पकड़ लिए, उसमें आप रेगुलरली निवेश कर रहे हो। जैसे म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वही ये स्ट्रेटेजी है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मैं मेरे स्टॉक्स को भले वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे ये स्टॉक्स या ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में मैं हर महीने उसमें निवेश कर रहा हूं। और एक लास्ट हो गया कि भाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग। कंपनी की क्वालिटी काफी सही है, फोकस काफ़ी उसका अच्छा है, वो कंपनी का फोकस काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, राइट, और क्वालिटी कंपनीज में माना जाता है, राइट, डेट बहुत कम है या तो ना के बराबर है, राइट, और उसका प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में लेना, ऐसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मेरे फंड्स में लेना, पोर्टफोलियो में लेना, उसको कहते हैं क्वालिटी इन्वेस्टिंग। तो ये 7-8 तरह के तरीके, 7-8 तरह के पैरामीटर्स, इनका इस्तेमाल करके आप अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपके नाम है, वो आप फोटो भी खींच सकते हैं और उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। अब चलते हैं सीधे दर्शकों के सवालों के जवाबों पर। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए, संजय कुमार साहब है। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम संजय कुमार है सर, मैं लखनऊ से हूँ। जी सर मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता हूँ सर। ओके। और सर मेरे पास चार तरह का मैंने एसआईपी कर रखा है। ओके। एक एसबीआई कंट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है सर, और एक निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और एक इंडेक्स फंड का है सर जी, और एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है सर। ये कुल मिलाकर मेरा मंथली 6,500 रुपये इसका इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सर मुझे 1 करोड़ तक टारगेट रखा हूँ सर, तो कितने समय तक इन्वेस्ट करना होगा और कैसे क्या करना होगा सर? तो संजय जी, मेरी 2-3 आपसे भी सवाल हैं। पहला, आप कब से निवेश करना शुरू कर चुके हैं? सर ये 2-3 महीने से भी किया हूँ सर। 2-3 महीने से किए हैं। तो जो निवेश के लिए वो हमारा पोर्टफोलियो हुआ है सर अभी। ओके। और जो आपने फंड सेलेक्ट किए हैं, ये आपने किसी की राय से किए हैं, खुद सेलेक्ट किए हैं, कैसे निवेश किया इनमें? सर मुझे तो मतलब फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है सर, मैं एक केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाला पर्सन हूँ। हाँ। तो सर मैं ऐसे अंदाज से सर इसमें डीमेट अकाउंट ओपन किया एंजल वन पे, और दोस्त लोग बता रहे थे कि ऐसे मतलब एसआईपी करना चाहिए सभी को, तो सर मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज कर लिया। कुछ आइडिया सर नहीं था मुझे। नहीं, आपने निवेश किया वो इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, वो भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, समय है आपके पास। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या आपको अगर विरल सर राय दे कि थोड़ा सा स्टेप अप करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं कुछ सालों में?
सर क्यों नहीं कर कर सकते सकते सर? ठीक है, Yes. बस ये 3 सवाल थे मेरे। विरल सर 31 साल इनकी उम्र है, 6500 रुपए की इनकी एसआईपी है। सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने शुरू किया, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि इनके पास 30 साल है, 1 करोड़ का लक्ष्य साध के बैठे हैं, जो 30 साल में शायद पॉसिबल हो भी जाए। आप बताइए क्या फंड्स में बदलाव करने की ज़रूरत है, नए निवेशक हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं? सुमित जी, उनका पोर्टफोलियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो उन्होंने शुरुआत अभी की है और पोर्टफोलियो में 4 ही फंड रखे हैं और वो चारों फंड काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एसआईपी की अमाउंट 6,500 है, आपने अभी अभी शुरू किया है। जैसे सुमित जी कह रहे थे, डेफिनेटली पोटेंशियल है आपका कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली आप आपके एसआईपी को स्टेप अप करोगे। बट अगर ये पॉइंट रखें हम कि हम आप 6,500 की एसआईपी कर रहे हो तो आपका टारगेट हासिल कर पाओगे। डेफिनेटली आपका टारगेट 1 करोड़ का है, आप 30 साल तक निवेश करना चाहते हो, 30 साल तक लगातार आप निवेश करोगे तो आप कम से कम 2 करोड़ 30 लाख आप 30 सालों में जुटा पाएंगे, ये 6,500 की एसआईपी से। और अगर आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो मैं आधा समय ले लूंगा, आप 15 सालों में, आने वाले 15 सालों में 1 करोड़ आप आसानी से हासिल कर पाओगे, ये 6,500 की एसआईपी से। तो संजय जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं। हमें लगता है 6,500 रुपये से हम क्या ही पैसा जोड़ पाएंगे, लेकिन 30 साल में 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आप फिर भी अपनी एसआईपी को स्टेप अप करिएगा, चाहे आपको ये नहीं कहा है विरल सर ने, लेकिन आप फिर भी करिएगा जितना आपसे हो पाए, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्पस आपके सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन सही चल रहे हैं, सही रणनीति है, सही तरीका है, कैरी ऑन करिए, बस डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। बाजार अभी तेज़ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा सब कुछ, अभी नीचे भी आएगा तो उस हिसाब से अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अनुपम भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ से बातचीत करने के लिए। अनुपम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार अनुपम जी। सर मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट थे जो मैंने अभी सेंड किए हुए थे, तो उसके रिगार्ड मेरे को ये मालूम करना था कि अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो ये सही है या लॉन्ग टर्म के लिए? आपने जो हमें सवाल भेजा है उसके हिसाब से आप 14,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो करीब करीब 8 लाख रुपए के आसपास है। आप 15 से 20 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि 15 से 20 साल में कितना कॉर्पस हो जाएगा। और आपने बंधन कोर इक्विटी फंड में 1 मुश्त, महिंद्रा मेन्यू लाइफ फ्लेक्सी कैप में 1 मुश्त, निपॉन में और जेएम फ्लेक्सी में 1 मुश्त पैसा लगा रखा है, राइट? 25-25 हज़ार रुपए। और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में 50,000 रुपए 1 मुश्त लगा रखा है, राइट? जी। ओके। और आपके पास बाकी कुछ और फंड्स भी हैं जहां पर आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं, इसमें डिफेंस फंड्स है, लार्ज कैप फंड है, क्वांट वैल्यू फंड है। एक सवाल और था कि आपने जो लिक्विड फंड है एसटीपी इसमें आप कर रहे हैं, उसमें आपने कहीं ये मेंशन किया कि आप पर डे एसटीपी ट्रांसफर कर रहे हैं 500 रुपए की। इज इट फाइन? ये 500 रुपये पर डे है, पर मंथ है? अनुपम जी 500 रुपये पर डे है सर। वो पर डे है? जी। उसकी कोई खास वजह पर डे में ट्रांसफर करने की? तो वो ये था कि अभी बीच में 1-2 महीने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहा था, तो मुझे लगा अगर ये एसआईपी कर देते हैं तो एवरेज एनएवी नहीं मिल जाएगी हमको 3-4 महीने में। ओके, लेकिन ये फिर बहुत लंबे समय तक तो नहीं होगी, क्योंकि आप जब पर डे कर रहे हैं तो ये करीब क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी हो गई। ओके। चलिए विरल सर, आपने देखा इनका निवेश और उसमें 1-2 चीज़ें जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि 14,000 रुपये की एसआईपी तो अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने फंड्स को, चाहे 1 मुश्त में हो, 50,000 या 25,000 के जोन में। कई सेक्टोरल फंड हैं, कई ज़्यादा फंड्स इनके एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हो? डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था और उसमें मैंने अप्रिशिएट किया था कि अभी शुरू किया है और कम फंड है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, उन्होंने अभी शुरू किया है बट कम से कम 14 से 15 फंड्स हो चुके हैं। हालांकि अगर मैं 1 मुश्त और एसआईपी को दोनों को अलग अलग रखूं तो डेफिनेटली आपने 5-6-7 फंड ऐसे किए हैं, राइट? पर ओवरऑल अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं, क्योंकि देखो हमारा काम ऐसा है कि भाई ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन सही है बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले तो डेफिनेटली आपको कुछ फंड्स को कम करने हैं। मैं तुरंत आपको कौन से फंड में से निकलना है, राइट? हालांकि आपने अभी शुरू किया है बट वो फंड को आपको निकल कर आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं
उसमें आपको उसको जोड़ देना है, राइट। एसआईपी हो तो भी उसको उसमें जोड़ देना है, और लमसम जो आपको मैं ना बोल रहा हूं और जो रखना है उसमें आपको उसको जोड़ देना है। कौन से फंड में से निकलना चाहिए? पहले तो बंधन कोर इक्विटी से आपको निकलना चाहिए, फिर जेएम फ्लेक्सी कैप से आपको निकलना चाहिए, और निपॉन मल्टी एसेट में, क्योंकि आपके 2 मल्टी एसेट है, इसमें से एक मैं आपको निकालने को कह रहा हूं। तो आपका ओवरऑल 3 फंड में से निकलना है जो आपने एक मुश्त किया है। जो आपकी एसआईपी है उसमें से एलआईसी मल्टी कैप में से मैं निकलने को कह रहा हूं, कॉन्ट का लार्ज कैप में से निकलने को कह रहा हूं, और बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड से निकलने को कह रहा हूं। मेरा कहना निकलने का इसके लिए नहीं है कि ये फंड परफॉर्म नहीं करेंगे या वो अच्छे नहीं है, बट आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए उसको कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। अभी बात रही आपके टारगेट की, आपकी 14,000 की एसआईपी है और आपने कुछ 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा है एक मुश्त में, राइट। तो अगर मैं 1 टाइम का मैं कैलकुलेशन रखूं तो 1 टाइम से आप ओवरऑल 12 लाख के आसपास आप हासिल कर पाएंगे आने वाले जो आपका टारगेट है 15 सालों में। पर मैं ओवरऑल देखूं एसआईपी और एक मुश्त, अभी एसआईपी में भी आप कम से कम 1 करोड़ 10 लाख जितना हासिल कर पाएंगे और एक मुश्त में आप 12 लाख हासिल कर पाएंगे। बट मैं सभी को मिला लूं, आपकी डेली एसआईपी हो रही है, आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है, आपका 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो 15 सालों में 12% अनुमान से आप 1 करोड़ 40 लाख हासिल कर पाएंगे, राइट। ये है एसआईपी में, राइट। एसआईपी और सारे एक मुश्त और सब कुछ मिलाकर 15 सालों में 1 करोड़ 40 लाख और 20 सालों में 2 करोड़ 60 लाख 12% अनुमान से आप हासिल कर पाएंगे। तो आपका टारगेट साइड से जो भी होगा शायद से वो आप हासिल तो कर पाओगे, राइट। पर फंड्स काफ़ी ज़्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी सलाह है। सो आप डाइवर्सिफाई करिए, ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ज़रूरी भी हर पोर्टफोलियो के लिए। आपको अपने आप को हेज करते हैं आप, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। थोड़ा सा फंड्स कम करें, बाकी आपको बदलाव बता ही दिया है विरल सर ने, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड से, उनसे हम बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार। एक ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं। वीडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं आज स्ट्रेटजीज के ऊपर भी और आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। मुकेश जी हमारे अगले दर्शक हैं जो कि झारखंड से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुकेश जी, सवाल पूछिए। सर मैं आपको तो अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसमें से सर मेरे को 6,000 रुपया का मंथली एसआईपी बढ़ाना था। ओके। तो जो मेरा एसआईपी चल रहा है इसी में बढ़ाऊं या किसी को घटा के उसमें ऐड करूं, या कहीं मेरा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है? ओके ओके। तो मुकेश जी अभी तक आप 13,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, आप इसमें 6,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट? हाँ सर। ओके, और आपने जो हमें बताया कि 10 साल में आप 1 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। हाँ सर। ओके। तो विरल सर आपने पोर्टफोलियो देखा ही है, इनके पोर्टफोलियो में कुछ मिड कैप कुछ स्मॉल कैप हैं, सो ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन कहाँ इन्हें अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहिए? 3,000 रुपये की एसआईपी, वन। दूसरा 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य कितना पॉसिबल है? डेफिनेटली पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसके लिए 2 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में है। तो सजेशन यही रहेगा कि ये आप देखिए दोनों फंड ने परफॉर्म अच्छा किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस वाइज इतना कोई बुरे हैं, बट आपको दोनों में से एक में निकलना पड़ेगा, या तो एचडीएफसी स्मॉल कैप या तो निपॉन स्मॉल कैप। मेरे हिसाब से आप एचडीएफसी से निकल जाइए और आप मोतीलाल और कॉन्ट में से मोतीलाल में से निकल जाइए। तो एक मिड कैप में से निकल जाइए और एक स्मॉल कैप में से निकल जाइए। उसके बाद आपके ओवरऑल 5 फंड बनेंगे। तो ये पांचों फंड में से आप जो आपका डीएसपी का फ्लेक्सी कैप है, राइट, उसमें आप 2,000 रुपये ऐड करिए और आपका आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज फंड जो है उसमें 1,000 रुपये ऐड करिए। तो आपका 3,000 को जो ऐड करना है वो आप डेफिनेटली इसमें ये 2 फंड में ऐड कर सकते हैं, और वो जो 2 फंड में से निकलना है वो भी मैंने आपको बताया है। आपकी एसआईपी जो है वो 13,000 की चल रही है अभी, और आपका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 10 लाख का है। तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे आपके यही पोर्टफोलियो से फिलहाल। आपको आपके एसआईपी ओवरऑल आप 3,000 से बढ़ाओगे तो 16,000 की होगी, बट आपको 30,000 की एसआईपी 30,000 की एसआईपी आप अगर करोगे तो ही आप आपका वो जो 1 करोड़ का जो टारगेट है 10 सालों में आपको हासिल करना है वो आप कर पाएंगे। तो 30,000 की एसआईपी थोड़ी मुश्किल ज़रूर लगती है सुनने में,
लेकिन आप मुकेश जी ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी अपनी एसआईपी स्टेप अप करते चलिए। आप जैसे से स्टेप अप करते जाएंगे, आप ऑलरेडी आधे से ज़्यादा मार्क पार कर ही चुके हैं, लेकिन जैसे से स्टेप अप करते जाएंगे आपका गोल अचीव करना आपके लिए फिर भी ईजी हो जाएगा। एक बार में एक मुश्त अगर ना भी हो तो धीरे धीरे बढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिलीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए ओडिशा से। दिलीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार दिलीप जी। सर मेरा पोर्टफोलियो तो मैं भेजा हूँ। हाँ जी। मेरा 46 एज है। मैं लगभग 2010 से सर कर रहा हूँ। 2010 से? हाँ 2010 से शुरू। एक्चुअली मैं 1000 किया था एक तो Okay. स्मॉल लीग में, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में। ओके और 2015 से थोड़ा बढ़ा के उसको अभी 19,000 हुआ है। ओके। बाकी मेरा पोर्टफोलियो तो मैं भेजा हूँ। एक्चुअली मेरा तो सब पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है। बाकी आप थोड़ा एक्सपर्ट से ये कर दीजिए। और एक तो एचडीएफसी का जो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, हाँ उसको तो उसके लिए थोड़ा मेरे को थोड़ा ये है। मेरे एक्चुअली बेटे के लिए किया था पढ़ाई के लिए Okay. फ्यूचर में, हाँ। और उससे मैं क्विट करके कोटक मल्टी कैप में डालना चाहता हूँ। उसके लिए थोड़ा चलिए। support मेरे को चाहिए। तो दिलीप सर आप 2010 से निवेश कर रहे हैं, आप खुद ही अपने हिसाब से फैसले लेते आए हैं इतने सालों से, मतलब 14 साल से? मैं एक्चुअली मैं सीएनबीसी आवास लगभग बहुत पुराने हो गया 7-8 साल से देख रहा हूँ। मैं इससे जो जो सुझाव आता है उसी हिसाब से मैं थोड़ा ये करता हूँ। योर मनी मेरा फेवरेट ये है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमें देखने के लिए, सराहने के लिए और सालों से हमारे साथ बने रहने के लिए। और बढ़िया आपकी जर्नी आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी हुई। आपको लग रहा है 19,000, लेकिन आप अगर 2014 साल में आपकी एसआईपी खुद ही देखिए, आप 1000 से बढ़ के 19,000 पहुँच गई, तो 19 गुना का एक बड़ा जंप आप ऑलरेडी दिखा भी चुके हैं उसमें। खैर क्या करना चाहिए? विरल सर इन्होंने अपनी एसआईपी का नंबर आपको बताया, इनकी उम्र भी बताई इन्होंने, और 37 लाख उनका पोर्टफोलियो है। बाज़ार के हर तरीके के उतार चढ़ाव से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। सो एक फ़ंड को इन्होंने बदलाव करने की बात की, जो चिल्ड्रन फंड है, उसमें की बजाय मल्टी कैप फंड में डालना चाह रहे हैं पैसा। क्या बदलाव आप सुझाओगे, क्या करना चाहिए ना? देखिए ओवरऑल फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। एक ही एएमसीज के उन्होंने 2 डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स लिए हैं, बट ठीक है पोर्टफोलियो इतना ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये फंड सिलेक्शन सही है। हालांकि उनका जो क्वेश्चन था कि एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड अभी कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से निवेश कर रहे हैं, तो बाकी सारे फंड्स के रिटर्न और एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट के फंड के रिटर्न में डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जब आप ऐसे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जैसे वाले फंड में निवेश करते हो तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, वो उतने एग्रेसिव नहीं बनते, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर गोल को लेकर चल रहे हो, राइट? तो अगर आपका ऐसा आपकी थिंकिंग है कि आपको उसको बदल कर मल्टी कैप में ऐड करना है, तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो आपको वैसे ऐड करना है तो आप डेफिनेटली वैसे कर सकते हो। बट चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का भी जो रिटर्न आया है वो इतना बुरा नहीं है कंपैरेटिवली। जो उसकी सोच है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के अनुरूप उन्होंने रिटर्न दिए हुए हैं। बाकी आपके रही बात टारगेट की, तो आप टारगेट ओवर अचीव कर पाओगे। आपका 2 करोड़ का टारगेट है, आप कम से कम 2 करोड़ 30 लाख 12% अनुमान से भी अगर मैं देखूं तो 12% अनुमान से 2 करोड़ 30 लाख आप जुटा पाएंगे आप आने वाले 12 सालों में, जो आपका टारगेट है। तो आप अपने टारगेट्स को अचीव भी करेंगे, एक्सीड भी करेंगे, तो आप आराम से बने रहें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बाकी सब रणनीति सही है, थोड़े बहुत फिर बदल वो आपको विरल सर ने बता भी दिए हैं। विरल सर जाने से पहले टॉप 4 फंड्स देखिए मार्केट के हिसाब से हमेशा मेरे टॉप 4 फंड्स रहते हैं। तो आज के अगर टॉप 4 फंड्स देखें तो उसमें ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, मुझे लगा ज्यादा लिखला है। नहीं टॉप 4 फंड्स में 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनेरा का फोकस फंड और कॉन्ट का एक्टिव फंड। चारों स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी है, लार्ज एंड मिड कैप है, फोकस स्ट्रेटेजी है, कम स्टॉक्स होते हैं तो फोकस स्ट्रेटेजी है, और एक मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है जो कॉन्ट के एक्टिव फंड की है। ये 361 आमतौर पे कभी विरल सर इसका जिक्र नहीं सुना, आज आपने मतलब शायद पहली बार इसका नाम भी लिया, राइट? वैसे आईएफएल म्यूचुअल फंड जो था उससे नाम चेंज होकर 361 हुआ है, बट जो उसके फंड मैनेजर है काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पहले भी जो फंड मैनेजमेंट किया हुआ है, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है उनको, और जिस हिसाब से उन्होंने पोर्टफोलियो
स्ट्रक्चर किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और जिस हिसाब से रिटर्न्स दे रहे हैं, मुझे लगता है ये फ्लेक्सी कैप फ्लेवर में अभी के मार्केट के पोजीशंस में और आने वाले कम से कम 7 से 10 सालों में फ्लेक्सी कैप 361 का आप ऐड कर सकते हैं। और ये क्वांट का एक्टिव फंड, मतलब क्वांट तो वैसे भी बहुचर्चित रहा है हाल फिलहाल में, मतलब रिटर्न देने के संदर्भ में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, बढ़िया शानदार रिटर्न बना के दिया है क्वांट। मतलब कोविड के बाद से मतलब फाइनेस्ट रिटर्न बनाने वाला कोई अगर फंड है तो वो क्वांट ही रहा है। राइट। सो ये एक्टिव का थीम क्या रहेगा? अदरवाइज एक्टिव मल्टी कैप थीम है और मल्टी कैप में एक प्री डिफाइंड जो एलोकेशन होता है 25 to 35% वो लार्ज कैप में डालते हैं, 25 to 35% वो मिड कैप में डालते हैं और 25 to 35% वो स्मॉल कैप में डालते हैं। तो तीनों बट फिक्स रहता है, उसमें वो चेंजेस नहीं करते हैं, राइट। फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन चेंजेस कर सकते हैं, वो मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं, स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं, बट मल्टी कैप में जब आप निवेश करते हो तो फिक्स्ड परसेंटेज से आपको एलोकेशन करना पड़ता है। तो मैंने जो 4 फंड्स कहे तो चारों के फ्लेवर्स और स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। जो हमने इनिशियल बात की स्ट्रेटेजी की, तो उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। इसके हिसाब से क्वांट का एक्टिव फंड है वो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी का है। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप निवेश की नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप यहाँ इनके जरिए कर सकते हो। 361 से कंफ्यूज मत होइएगा, वो IIFL का नाम बदलकर 361 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसलिए नाम बदला है खाली, बाकी सारी कहानी वही पुरानी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर, आप हमारे साथ आज मुंबई में स्टूडियो में आए और हमारे साथ आप यहाँ के आपने दर्शकों सवालों के जवाब दिए। योर मनी को फिलहाल अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।